नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज एमपी। आप सभी का न्यूज एमपी में स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो सीधी जिले के एक प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं और युवा कर्मठ विभिन्न विचारधाराओं के व्यक्तित्व के धनी हैं। हम सीधे सीधे चलते हैं उनके पिताजी की ओर। सीधी जिले के एक ऐसे वरिष्ठ अधिवक्ता रहे पंडित आशुतोष मिश्रा जी के सुपुत्र हैं आशीष मिश्रा, जो समाज सेवा के क्षेत्र में भी निपुण हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं। बहुआयामी के धनी आशीष मिश्रा से आज हम सीधे रूबरू हो रहे हैं और विभिन्न पहलुओं पर आशीष जी से आज मुलाकात करेंगे। आज उनसे सीधे बात करते हैं और उनकी आगे की क्या रणनीति है, सीधे उन्हीं से रूबरू होते हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका न्यूज एमपी में। बहुत धन्यवाद सचिन मिश्रा जी। आशीष जी, आप एक युवा समाज सेवी, आपका नाम चाहे वो समाज सेवा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, हर पहलुओं पे चौतरफा आशीष मिश्रा का नाम देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। क्या कहेंगे आप, हमारे सवालों से कितने सहमत हैं? आपका सवाल अगर आप कर रहे हैं तो जिस हिसाब से आपका पत्रकारिता का अनुभव है और जहाँ जहाँ आपने काम किया है, तो उस अनुभव को देखते हुए तो मेरे को लगता है कुछ आपने सोचा होगा। और निश्चित रूप से हम जिस परिवार को बिलोंग करते हैं वो परिवार हमारा राजनीतिक था, इसलिए आप राजनीति भी जोड़ रहे हैं। वर्तमान समय में किसी दल में नहीं हूँ, लेकिन राजनीतिक विरासत हमको परिवार से मिली हुई है। इसके साथ ही सामाजिक दायित्व जो है ये भी हमको परिवार से ही मिला हुआ है कि समाज में पीड़ित मानवता की कैसे हम मदद कर सकते हैं विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से। और उसका मेरे पास जिले का दायित्व भी है, तो उस दायित्व के होने के कारण समय समय पर पीड़ित मानवता के प्रति समाज सेवा में करने का प्रयास करता हूँ। पीड़ित मानवता के साथ पशु भी आ जाते हैं और प्रकृति भी आ जाती है, तो उसमें भी कार्य करने का प्रयास करते हैं हम सीधे बात करते हैं कोविड कार्यकाल की। कोविड कार्यकाल के दौरान आपकी सेवा जो रही है समाज के क्षेत्रों में, चिकित्सकीय क्षेत्र में, वो काफ़ी उल्लेखनीय रही है। हम चाहेंगे थोड़ा आज आप हमारे साथ साझा करें। जी मिश्रा जी, हमारा स्वयं का नहीं रहा है, उसमें एक सामूहिक भूमिका थी। समाज के सभी विभिन्न दलों के लोग थे, सामाजिक लोगों थे, सब लोगों ने विचार किया कि वर्तमान समय में जो कठिन दौर चल रहा है तो उसमें हम लोग क्या दे सकते हैं। देने की बात आई तो सबसे बड़ी समस्या उसमें थी कि जो कोविड के पेशेंट थे उनके अटेंडेंट तक उनके पेशेंट के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती थी, वो किस कंडीशन में। और रेमडेसिविर का आपने हाल देखा ही था, ऑक्सीजन का भी हाल देखा था, क्योंकि अपने सीधी जिले में ऑक्सीजन प्लांट उसमें नहीं था। तो लेकिन प्रशासनिक कसावट एवं प्रशासनिक अधिकारियों का समन्वय इतना बढ़िया था कि कहीं कमी देखने को महसूस नहीं हुई। इवन हम लोग पास तक जानकारी आती थी कब कितने सिलेंडर उपलब्ध हैं, कब बरगवा से आ रहा है, कब सतना से आ रहा है। तो उसमें एक हम लोगों ने आपस में बात करके कोविड हेल्पलाइन ग्रुप बनाया और उसमें ये तय किया कि जो भी मरीजों के पे अटेंडेंट हैं, सर्वप्रथम यही प्रयास था उन तक डॉक्टरों की टीम से बात करके कोऑर्डिनेट करके मैसेज पहुंचाना, और फिर उसके बाद दवाइयाँ, फिर रेमडेसिविर पर क्या प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी देखना और वेरीफाइड करना। पहले तो पेशेंट को वेरीफाई करना, तो उसके लिए 2-3 लोग का टीम बना हुआ था। ब्लड के लिए भी टीम बना हुआ था। तो समाज के सभी लोगों का अच्छा उल्लेखनीय सहयोग था और काफ़ी समाज सेवियों ने, करीब हमारे एक छोटे भाई अजीत सिंह छुइया हैं, पूर्व सरपंच भी रहे, उन्होंने 1 महीने तक सब्जी प्रदान की। तो जो कि उसमें मध्यम वर्गीय लोग और जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनके घर भिजवाने की व्यवस्था हम लोगों ने करवाई। और 1 महीने तक अनवरत दीनदयाल भोजनालय में भोजन की व्यवस्था भी करवाया, उसमें भी सभी समाज सेवियों को सहयोग रहा। तो 2-3 प्रकल्पों में हमने काम किया है। तो चिकित्सीय प्रकल्प था, दूसरा दवाई का वितरण, और तीसरा कि गरीबों को भोजन उपलब्ध हो सके। और कौन से ऐसे समाज सेवा के क्षेत्र हैं, कौन ऐसे क्षेत्र हैं जिनके माध्यम से आपने समाज में एक नया नवाचार किया? नवाचार तो नहीं बोल सकते हैं उसको, क्योंकि प्रयास समय समय पे विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा किए जाते हैं। तो लेकिन उसमें कुछ तेज़ी कैसे लाई जा सकती है, अपने किसी विशेष प्रयोजन से कैसे उसको हम गति प्रदान कर सकते हैं, उसमें प्रयास करने का प्रयास किया है हम लोगों ने। जैसे कि रक्तदान है, रक्तदान में हम लोग थोड़ा गहराई में गए, देखे क्या होता है। तो ये मालूम पड़ा कि 23 से 25 दिन में वो ब्लड का जो सैंपल है वो स्टोरेज होने के बाद ख़राब हो जाता है। तो कहीं न कहीं ये जानकारी मिली कि उसकी दुरुपयोग भी होता है।
तो हम लोगों ने फिर निश्चित किया कि हम लोग ब्लड डोनेट ना करके ब्लड बैंक का ग्रुप बना कर रखेंगे, और जब भी किसी को आवश्यकता होगी तो उसके परिवार से उतना ही रक्त लेकर और अपन उनको संबंधित मरीजों को उपलब्ध कराएंगे। कुछ ऐसे उदाहरण तो होंगे जो मिसाल होंगे जिनका आपने जीवन बचाया रक्तदान के माध्यम से। एक बहुत ही मतलब दुखद घटना हुई थी, उसमें कोविड समय एक टाटा कॉलेज में थे, अपने लेक्चरर थे, उनकी पत्नी का ये सिजेरियन था, तो गलती से जिला चिकित्सालय में भर्ती थी वो, और उनको कोविड भी हो गया था। सुबह 4 बजे ब्लड की आवश्यकता हुई, उसमें हम लोग ब्लड डाटाबेस बना चुके थे। तो 4:30 के आसपास हमने हमारे एक चौहान समाज से ही हैं, उनको मैंने फ़ोन किया, तो वो सहज तैयार हो गया और 15 मिनट के अंदर 4:45 बजे अस्पताल पहुंच गया, और 4:45 बजे अस्पताल पहुंचा के उनको सहज रक्त उपलब्ध कराया, और उसके बाद फिर उनका सिजेरियन हुआ, लेकिन वो बच नहीं पाए, जबलपुर पहुँच उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया था, बहुत दुखद घटना थी, लेकिन रक्तदाता बहुत आगे से तेज़ी से आगे आए और किसी को चेहरे में सिकन नहीं थी देने में। यह मिशन आपका अभी भी निरंतर जारी है? हाँ, ये तो जब तक प्रभु ने अगर मानव जीवन दिया है तो कुछ देने के लिए दिया है। हम सब मनुष्य लोग जो हैं वो सिर्फ लेने की बात सोचते हैं, बाकी प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है। पेड़ पौधे दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, नदियाँ दे रही हैं, जलाशय दे रहे हैं, तालाब दे रहे हैं, कुएँ दे रहे हैं, लेकिन मनुष्य तो सबसे उपयोग कर रहा है। तो प्रथम उद्देश्य तो मानवता का यही है कि मनुष्य होने के कारण मनुष्यता एवं मनुष्यता हमारे अंदर होनी चाहिए, जिससे कि हम जो हमको दे रहे हैं उनको कुछ हम वापस कर सकें, चाहे प्रकृति हो, चाहे जल स्तर हो, इन सब विषयों में काम करना चाहिए पीड़ित मानवता के साथ साथ में, चाहे वो जीव जंतु हो, इन विषयों में। हम आपसे बात करना चाहेंगे शिक्षा जगत के बारे में। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने उल्लेखनीय काम किया, क्या कहेंगे शिक्षा जगत के बारे में? शिक्षा के क्षेत्र में मेरी पत्नी कर रही हैं, मैं उनको सहयोग करता हूँ जब उनको आवश्यकता होती है। वो संचालिका है महाविद्यालय की। मैं तो ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ, तो मेरा थोड़ा दूरसंचार में काम रहता है, तो उसमें मेरे पास निपुणता है, और शिक्षा के लिए मैं रचना मिश्रा जी से आप संपर्क करेंगे, लेकिन मैं उनका सहयोग करता हूँ, जो मेरे सहयोग माना जाता है मैं पूरा सहयोग करता हूँ उनको। मतलब कहीं भी निराशा हाथ नहीं लगती है, वो कोई भी अगर और मेरे सलाह पूछती हैं या सुझाव पूछती हैं तो मैं सहजता से उनको देता हूँ, और ये प्रयास करता हूँ कि वो भी अच्छे से अपना कार्य करें और समाज में एक स्थान बनाएं। आशीष जी, एक बड़ा रोचक सवाल है जिसे आज तक लोगों ने शायद आपको समझ नहीं पाया। राजनीति के क्षेत्र में भी नाम आपका आता है, विचारधारा कहाँ है आपकी? कांग्रेस से है कि भाजपा से है, किससे जुड़े? ये अभी तक हम जैसे लोग या आम लोगों की ना समझ है, समझ से परे, अगर यूँ कहूँ कि समझ से परे है। ये आशीष कहाँ पाए जाते हैं, किस पायदान में है? और नहीं, बहुत सही सवाल आपने पूछा मिश्रा जी। ये आम लोग के जहन में ये क्वेश्चन आता है, ये प्रश्न आता है कि अभी 2018 के आम चुनाव में कमलेश्वर द्विवेदी जी को टिकट मिला, मैं उनके लिए काम कर रहा था, तो कुछ लोग मुझे कांग्रेस का मानते हैं, मैं कांग्रेस का हूँ, और जबकि मैंने ऐसा किसी तरह की सदस्य अभी तक लिया नहीं है। आगे भी मेरे सबसे अच्छे संबंध हैं, जो भी राजनीतिक लोग हैं, चाहे विधायक जी हों, चाहे सांसद जी हों, मेरे सबसे अच्छे संबंध है, किसी से खराब संबंध नहीं, चूँकि मैं सामाजिक क्षेत्र में जुड़ा हूँ। और मेरे पास जो दायित्व है वर्तमान समय में भारत विकास परिषद के जिलाध्यक्ष का दायित्व है, जिसमें मुझे सिर्फ समाज में लोगों की मदद करनी है, प्रकृति की मदद करनी है, और मतलब आप ये मानिए कि 3 चीज़ जा है उसमें, जन सहयोग, जनता का सहयोग, जंतु सहयोग या प्रकृति सहयोग। तो इसमें जो भी बन पाएगा, जो आप लोगों को सुझाव होंगे, जो लगता हो कुछ और हम उसमें अतिरिक्त कर सकते हैं, तो वो भी करने का प्रयास करेंगे। और वर्तमान समय में किसी दल में नहीं है, आगे क्या संभावनाएं आते हैं आप लोग के माध्यम से जानेंगे, समझेंगे, अगर कुछ उचित लगता है तो प्रयास करेंगे, नहीं जो कर रहे हैं वो अच्छा है। आशीष जी, इस समय सिहावल की राजनीति जो है, सिहावल की राजनीति में आपका नाम सुर्खियों में है। एक तो माननीय सांसद रीति पाठक जी का भी नाम सिहावल की राजनीति में प्रथम पंक्तियों में शुमार है, कहीं न कहीं दूसरा विश्वामित्र पाठक जी का भी नाम सिहावल से जोड़ा जा रहा है। शायद इसी कारण वो सिहावल की ही दशा तय करने के लिए फिर से एक बार बीजेपी का दामन थामे। तीसरा, आप भी एक सशक्त चेहरा हैं। चौथे, अन्य चेहरे भी सामने हैं। क्या मानूं, कैसे मानूं, कहाँ हैं? बीजेपी कहीं दामन थामने जा रहे हैं क्या? बीजेपी से क्या सिहावल से बतौर आपको सशक्त कैंडिडेट मानूं क्या? मिशन 23 चूँकि सामने है। अभी जल्दीबाजी होगी मिश्रा जी कुछ बोलना, क्योंकि मैं समाज सेवा तो कर ही रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, जुड़ रहा हूँ। आदरणीय सांसद जी भी कर रही हैं, सांसद जी नेता ही हैं, विधायक जी यहाँ से हैं,
तो जो कुछ भी सबका निर्णय होगा वो सिरोधार्य होगा। मेरे को व्यक्तिगत तौर पे सबके बोलने पे ही मैं प्रयास करूंगा। अपने मन से मेरे को कोई मनमर्जी नहीं है कि मेरे को चुनाव लड़ना ही है, और अभी जहां हूं मैं उसमें खुश हूं। आगे की दशा दिशा जो भी होगी समय आने पे देखा जाएगा। आप भी यहीं पे हैं, हम भी यहीं पे हैं, तो आने वाला समय बताएगा। तो ये थे आशीष मिश्रा जी, जो अभी समाज सेवा के क्षेत्र की जो इनकी उपलब्धियां रही हैं, तो ये साझा करने में कोई संकोच नहीं किए हैं। रही बात सियासत की, तो सियासत के पत्ते अभी ये छुपा के रखे हैं, अभी ये कार्ड नहीं खेलना चाह रहे हैं, मीडिया के समक्ष अभी नहीं आना चाह रहे हैं। इनके मन की जुबान की जो बातें होगी अंदर ही अंदर हम ऐसा मानते हैं कि पनप रही है, लेकिन मिशन तेज जो सामने है, तो कहीं ना कहीं यह चेहरा कांग्रेस के साथ रहेगा कि बीजेपी के साथ रहेगा, कहीं न कहीं सही और अच्छी भूमिका में रहेगा, यह कहने में कोई संकोच नहीं। तो आप बने रहिए न्यूज़ एमपी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।